बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15 और इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये हमारे सामने लेके आएगा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? चैप्टर नंबर 15 name is electromagnetic induction। एक्चुअली में इस चीज का अंदाजा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस चीज को फर्स्ट टाइम ऑस्टर्ड ने वेरीफाई किया था और बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का वजूद होता है। या अब इस चीज को इस तरह से बयान करें कि करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस चीज को हमें सबसे पहले ऑस्टर्ड ने बताया था। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज का रिवर्स सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी जगह पर करंट प्रोड्यूस हो सकती है। क्योंकि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो फिर इसका रिवर्स यही बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड काज हो सकती है, वजह हो सकती है किसी भी जगह पर करंट पर फ्लो करवाने का। इस रिवर्स प्रोसेस को सोचते सोचते 1831 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे जो इंग्लैंड का था और जोसेफ हेनरी जो यूएसए का था। इन्होंने एट द सेम टाइम एक रिसर्च सामने लेके आए और जिसमें ये चीज बताई गई कि यस, मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये वो फर्स्ट टाइम था जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस करने का दावा किया गया था। बाद में ये दावा इतना सच्चा साबित हुआ कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर तक हमने बना लिया और आज दुनिया के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसमें तकरीबन 90% इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल जनरेटर से ही प्रोड्यूस की जाती है। बेशक वो किसी फॉर्म ऑफ सोर्स से हो, डीजल से या गैस से या हाइड्रोलिक पावर से, तमाम के अंदर इलेक्ट्रिकल जनरेटर को खासी अहमियत और इंपॉर्टेंस हासिल है। अब जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे इन दोनों ने जो चीज हमारे सामने रखी लाकर, वो कुछ इस तरह से थी कि अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ पैदा करेगा। वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। वैसे तो हमारे पास ईएमएफ का सोर्स और भी बहुत हैं, जैसे बैटरी हो सकती है, सोलर प्लेट्स हो सकती हैं, थर्मोकपल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सोर्स ये भी शामिल कर लिया गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, और ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब इस चीज को वेरीफाई एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से आज उन्होंने किया कि एक रॉड जो कि कंडक्टिंग रॉड था, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस रॉड के दोनों किनारों के ऊपर एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा दिया। जब इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते थे तो वो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर करंट की डिफ्लेक्शन शो करता था, जो शो करता था कि इसके अंदर से एक करंट फ्लो कर रही है। उस करंट की
डिटेक्शन जो है वो गैल्वानोमीटर ने पॉसिबल बनाई। अब इस फिनोमिना को, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आप करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर अगर मूव करें और उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाए, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया, जो कि हमारे इस चैप्टर का नेम भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए या मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज लूप के ऊपर मूव किया जाए, तो उससे हमारे पास उस लूप में करंट फ्लो करने लग जाए, तो हम इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रख देते हैं। तो हम इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर यही प्रोसेस जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, द फिनोमिना in which change in magnetic flux through a loop, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा? when loop move in magnetic field, इस तरह से हो। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप प्रोड्यूस एन इंड्यूस करंट in it is known as electromagnetic induction। तो इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको इंड्यूस करंट का नाम देंगे, और ये फ्लो किस वजह से होती है? ये बेटे इंड्यूस ईएमएफ की वजह से होती है, जो ईएमएफ उस कंडक्टर के किनारों के ऊपर इंड्यूस हो चुकी होती है। तो हम इस इंड्यूस करंट की जो वजह लिखते हैं कि व्हाई दिस इंड्यूस करंट फ्लो, दिस इंड्यूस करंट due to an induced EMF across the ends of conductor, कि उस कंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसकी वजह से हमारे पास उसमें करंट फ्लो होने लगती है। यानी इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली एक ताकत का नाम है जो चार्जेस को फ्लो करवा सकती है, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्यों पैदा होती है? ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से फिर आगे करंट फ्लो होने लग जाती है। तो तीन चीजें आपस में कनेक्ट हो गई। नंबर वन कि मोशन ऑफ अ कंडक्टर या लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नंबर टू कि उसकी मोशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ का कंडक्टर के क्रॉस आ जाना, और नंबर थ्री उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट का फ्लो होना। ये तीन चीजें बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, जो कि हमें फर्दर प्रोसेस को समझने में मदद करेंगी। अब यहां पे उस एक्सपेरिमेंट को भी लिखते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट जो है उसको लेके आता है। हमारी हेडिंग होगी जी इंड्यूस ईएमएफ एंड
इंड्यूस करंट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक दफा देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट उन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। माइकल फैराडे बयान करता है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कीजिए, वो हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के। दिस इज द नॉर्थ पोल और इसके नीचे यहां पे हम एक साउथ पोल कंसिडर कर लेते हैं। दिस वन इज द साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की जानिब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। These are the magnetic field lines from north to south। इसके अंदर हम एक रॉड रखते हैं या कंडक्टर रखते हैं। ये कंडक्टर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। इस कंडक्टर के जो दो किनारे हैं उसको हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया। अब देखें तो ये एक लूप बन गया। लूप बोलते हैं जो कि क्लोज पाथ हो करंट के फ्लो के लिए, उसे हम लूप बोल दिया करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही हैं, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा और कोई भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में आगे और पीछे, तो ये चीज गैल्वानोमीटर शो करेगा कि उसमें करंट फ्लो हो रही है और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इसका मतलब है कि सिर्फ कंडक्टर को मूव करते हुए ही डिफ्लेक्शन शो होती है, यानी इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ आती हैं। अगर हम उस कंडक्टर को मूव करना बंद कर दें तो माइकल फैराडे की भी अकॉर्डिंग और इस एक्सपेरिमेंट्स में जो उसने लर्न किया, वो कहता है कि कोई भी करंट, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा नहीं होगी, जो ये शो करेगी कि अब चूंकि लूप मूव नहीं कर रहा बाहर और अंदर, तो लूप के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही, यानी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं हो रही, ना ही इंड्यूस करंट पैदा हो रहा। इट मीन्स टू से इंड्यूस करंट, अब आप जितनी स्पीड के साथ इस लूप को मूव करेंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। अगर आप इस लूप की रेजिस्टेंस को बदल देते हैं तो तब भी इसकी इंड्यूस करंट बदल जाएगी। अब हम इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें लर्न क्या करते हैं कि लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी मूव द लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला स्टेप हमारे पास होगा, इफ वी मूव लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, then galvanometer shows deflection। galvanometer deflection शो करेगा। it shows the induced current flow in it।
and this induced current will be larger if we move with very high speed. अगर हम इस लूप को काफी ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे तो उससे ज्यादा इंड्यूस करंट और ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। तो हम इस चीज को लिखते हैं कि इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लूप, speed of loop motion and resistance of loop। और लूप की रेजिस्टेंस के ऊपर भी ये इंड्यूस करंट डिपेंड कर रही हो। अब इंड्यूस ईएमएफ को या उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें इसी दूसरी बात के ऊपर फोकस करना। नाउ द इंड्यूस ईएमएफ, इस चीज को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इंड्यूस ईएमएफ, यहां पे अभी हमने जिक्र किया कि रेजिस्टेंस ऑफ द लूप और स्पीड के ऊपर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डिपेंड कर रही। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें और इस लूप की रेजिस्टेंस को बदल दें, इसमें मजीद रेजिस्टेंस को ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस ऐड करने से हमारे पास करंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके रास्ते में हर्डल आपने ज्यादा कर दी, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ करंट, इंड्यूस करंट एंड रेजिस्टेंस रिमेन सेम, और उस प्रोडक्ट का नाम ही इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो इस चीज को हम यहां पे इस तरह से बयान करते हैं, इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस of loop, then induced current decreases। तो induced current decrease हो जाए, but the product of current and resistance remain same। तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस चीज को हम लिखते हैं I क्रॉस R इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट नंबर, वो जो भी वैल्यू का आ जाए, 10, 50, 100 जितना भी आ जाए, उस कांस्टेंट नंबर को इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। हम कहेंगे दिस कांस्टेंट इज इंड्यूस ईएमएफ। तो इस कांस्टेंट को हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। अब इंड्यूस करंट क्या है? इंड्यूस करंट वो करंट है जो इस क्लोज लूप के अंदर फ्लो कर रही है ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इस क्लोज लूप में फ्लो होने वाली करंट का नाम इंड्यूस करंट होगा, और इस इंड्यूस करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होती रहेगी जितनी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, जितना स्पीड के साथ उस लूप को मूव करेंगे, और तीसरी बात कि अगर हम एक लूप की जगह ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स कर देंगे तब भी इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इंड्यूस करंट, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम कहेंगे करंट फ्लो इन लूप ड्यू टू moving coil in magnetic field। It depends
on number 1 strong magnetic field, यानी ये उतनी ज्यादा होगी जितना ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। नंबर 2 ए मूविंग लूप फास्टर, जितनी तेजी के साथ लूप को मूव करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो करेगी। और नंबर 3 कि अगर आप एक लूप की बजाय लूप्स की तादाद बढ़ा दें, रिप्लेस वन लूप बाय नंबर ऑफ लूप्स, तो उससे भी आपकी ये करंट ज्यादा हो जाएगी। अब ये वो फैक्टर्स थे जिनके ऊपर ये इंड्यूस करंट डिपेंड करती थी। ये फ्लो क्यों होती है? जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को मूव करते रहते हैं। अब जरा सोचिए इसका रिवर्स प्रोसेस, कि अगर आप इस लूप को ऐसे ही रखें और मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर मूव करें तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, कि आपके पास इंड्यूस करंट भी आएगी, इंड्यूस ईएमएफ भी आएगी। यहां से मैं कंक्लूजन ये निकालता हूं कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड और लूप में से कोई एक चीज मूव करती रहती है, यानी इनके दरमियान में रिलेटिव मोशन होती है, तब तक इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। यानी अगर दोनों रेस्ट में होंगी तो रिलेटिव मोशन 0, दोनों मूव करेंगी तब भी रिलेटिव मोशन 0, दोनों में से कोई एक मूव करेगी तो रिलेटिव मोशन होगी। तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लूप, तो तब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है उसमें आएगी। अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें मिल गया यहां से कि रिलेटिव मोशन इज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ दैट फ्लो द करंट। और इंड्यूस ईएमएफ फिर इंड्यूस करंट, इन तीन चीजों को ज्यादा करने से ज्यादा होती चली जाएगी। तो रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल कि अगर लूप स्टेशनरी हो और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को आप मूव करें तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। अब बेटे इसमें ऐसा क्या होता है जो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है और मोशन साकत हो जाने की वजह से नहीं होता? तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है कि एक्चुअली में लूप ऐसे पड़ा है तो उसमें कॉन्स्टेंटली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो फ्लक्स इज कांस्टेंट। लेकिन जब रिलेटिव मोशन होगा, एक चीज बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी मूव करके, तो उससे फ्लक्स में चेंज आएगा। तो रिलेटिव मोशन इज बेसिकली चेंज द फ्लक्स। तो फ्लक्स इज एक्चुअली कॉज टू प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ, और इसी वजह से इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह दिया था कि जब भी हम मूव करते हैं एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में, वो कॉज बनता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम पढ़ चुके हैं।